Hello students, welcome to the Smart Political World channel. Dear students, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस टॉपिक का पॉलिटिकल साइंस में बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह भी अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की तरह से एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इससे पहले बहुत सारे क्षेत्रीय सहयोग संगठन बन चुके थे, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, अपेक इत्यादि। हालांकि सार्क जो संगठन बनाया गया है, ये देश बहुत बाद में जागृत हुए। इन्होंने एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाने के लिए बहुत बाद में सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इन देशों ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण तो किया। तो डियर स्टूडेंट्स, सार्क के बारे में जानकारी देने से पहले मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आपको दक्षिण एशिया के बारे में समझना होगा कि आखिर दक्षिण एशिया क्या है। देखिए, दक्षिण एशिया में हम भारत और उसके पड़ोसी देशों को शामिल करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव। इन 7 देशों को मिलाकर के हम दक्षिण एशिया कहते हैं। और दक्षिण एशिया ने विश्व की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं भरी पड़ी है कि इसने विश्व को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि दक्षिण एशिया के इन देशों की जो आबादी है वह विश्व का लगभग 5वां भाग है, अर्थात विश्व की लगभग 21% आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है और ये एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र की जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व का केवल 3% भौगोलिक क्षेत्र इस एरिया में आता है। यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भरी हुई है, क्योंकि इसके सारे के सारे जो देश हैं वो विकासशील देशों की एवं अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अतः यह एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो औपनिवेशिक शासन से शासित होता रहा है। अतः यहाँ पर अनेक समस्याएं मौजूद हैं, जैसे कि गरीबी की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या, बेरोजगारी, आतंकवाद की समस्या एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इत्यादि ऐसी अनेकों समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इन देशों ने मिलकर के डियर स्टूडेंट्स सार्क का निर्माण किया। आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये सार्क जो संगठन है ये बनाने का आइडिया किस व्यक्ति के दिमाग में आया। तो वो व्यक्ति थे जिया-उर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने सबसे पहले 1980 में इस क्षेत्र के लिए एक आर्थिक सहयोग संगठन बनाने के बारे में सोचा, लेकिन उस समय भारत ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि भारत और उनके जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में किस प्रकार के संबंध रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया था और जब विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में वैरभाव पैदा हो गया था, एक वैमनस्य पैदा हुआ था जो आज भी कायम है और जिसका अब तक कोई हल नहीं निकलवाया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस क्षेत्र का अगर भौगोलिक रूप से बंटवारा हुआ तो यह इन दोनों के ही हित में नहीं है। तो उनकी बात कहीं ना कहीं तक सच साबित हो रही है। तो देखिए, जब भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना लिया तो उसी समय भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से मित्रता की संधि कर ली और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। तो जिया-उर रहमान के मस्तिष्क में ये विचार आया
तो उन्होंने इस विचार को सभी पड़ोसी देशों के सामने रखा, लेकिन भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि भारत को पता था कि अगर ये संगठन स्थापित हुआ तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाएगा, द्विपक्षीय मुद्दों को उठाएगा, तो ये संगठन कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के कई विवाद चल रहे थे, अतः भारत ने इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया। लेकिन जियाउर रहमान अपनी इस कोशिश में लगे रहे कि एक सहयोग संगठन तो इन देशों के बीच में जरूर होना चाहिए, ताकि ये देश अपनी इन सभी समस्याओं पर एक साझे मंच पर बैठ करके विचार कर सके तथा इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास किया जा सके। अतः 1981 में उन्होंने इन देशों के विदेश सचिवों के साथ में फिर से एक बैठक की और इस निर्णय पर पहुँचे कि इस क्षेत्रीय संगठन को अंजाम दिया जाना चाहिए। और अंत में 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई, अर्थात सार्क की स्थापना हो गई। सार्क की जो पहली बैठक थी वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई। सार्क के लिए एक चार्टर का निर्माण किया गया, जिसमें कुल मिलाकर के 10 अनुच्छेद रखे गए और इन 10 अनुच्छेदों में सार्क का चरणबद्ध रूप से वर्णन किया गया है। साथ ही बांग्लादेश के एक आर्टिस्ट जिनका नाम नितुन कुंडू था, उन्होंने सार्क का लोगो तैयार किया तथा नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का जो हेड क्वार्टर है वह निश्चित किया गया। तो इस प्रकार से 7 और 8 दिसंबर को सार्क की स्थापना हो चुकी थी। 7 देश इसके आरंभ में सदस्य बने, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। इन्होंने सार्क के चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन में 2008 में अफगानिस्तान को भी इसका 8वां सदस्य बना लिया गया और इस समय में इसकी जो वर्तमान सदस्य संख्या है वह 8 है। अब इन सदस्य देशों के नाम जब हमारे सामने हैं तो हमें इनके बारे में विचार करना चाहिए कि देखिए जो सार्क के सदस्य देश हैं इनमें भी बहुत अधिक विविधताएं हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि भारत इनमें सबसे बड़ा देश है, जो कि एक बिग ब्रदर की भूमिका में है। भारत की आबादी इन सब देशों से कहीं बहुत अधिक ज़्यादा है। भारत का आर्थिक विकास भी इन सब देशों से बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से जो ये अन्य देश हैं ये सभी बहुत ही छोटे छोटे हैं जो भारत के चारों तरफ स्थित हैं। साथ ही साथ इन सब की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी एक जैसी नहीं है। अगर हम देखें तो भारत एक पूर्णतः लोकतांत्रिक देश है और पाकिस्तान में कभी सैन्य तंत्र की स्थापना होती है तो कभी अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर लोकतंत्र है। नेपाल में पहले राजतंत्र कायम था, भूटान में भी राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे अब ये सारे के सारे देश लोकतंत्र प्रणाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह इनमें एक सकारात्मक बिंदु है। इसी तरह से हम देखें तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये धार्मिक दृष्टि से भी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि इनमें से 3 देश इस्लामिक कंट्रीज हैं, 2 बौद्ध हैं, एक पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक पूर्णतः हिंदू देश है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सभी देशों में बहुत अधिक भिन्नता है। हाँ, भौगोलिक पृष्ठभूमि से अगर देखें तो इन सब देशों की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उनमें लगभग समानता है, यह उनमें कोई विचार का विषय नहीं है। इसी प्रकार से इन देशों की सामाजिक स्थिति भी लगभग एक जैसी है, क्योंकि इन सब देशों में करीब करीब वही समस्याएं हैं जो साझा हैं। इन सभी देशों में गरीबी की, आतंकवाद की,
बेरोजगारी की, सांप्रदायिकता की तथा पर्यावरण प्रदूषण की जो है समस्या, अंधविश्वास की समस्या और एक चेतना के अभाव की समस्या हम कह सकते हैं, इन सारे देशों में मौजूद है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब देशों में इतनी विविधता होने के बावजूद भी इन्होंने एक संगठन को अंजाम देने का प्रयास किया, जो कि एक सकारात्मक पॉइंट है। अब इन देशों ने किन उद्देश्यों को लेकर के इस सार्क की स्थापना की है, यह भी देखना उचित होगा। तो सबसे पहले तो इसके उद्देश्य में यह बात शामिल की जानी चाहिए कि इन देशों ने मानव कल्याण की तरफ ध्यान दिया है, इन्होंने मानव कल्याण की कामना की है तथा लोगों के जीवन स्तर में विकास करने के लिए इस संगठन की आवश्यकता को महसूस किया। दूसरे, इन क्षेत्रों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ताकि ये देश आपस में सहयोग करें और इन देशों में भी आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति हो, इसके उद्देश्य को लेकर भी इस सार्क की स्थापना की गई है। तीसरे, इन देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता को तथा आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना का उद्देश्य रखा गया है। और इसके चौथे उद्देश्य में इन देशों में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल्यांकन करना तथा उन समस्याओं को किस प्रकार से आपसी सूझबूझ से हल किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करना भी इसका उद्देश्य है। इसके नेक्स्ट उद्देश्य में हम कह सकते हैं कि अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग रखना भी इसका एक उद्देश्य है। इसी प्रकार से जो विश्व में अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जैसे कि यूरोपीय संगठन है, आसियान है, इनके साथ भी सहयोग को बढ़ावा देना है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी सहयोग को बढ़ावा देने का सार्क उद्देश्य रखता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी तथा आपसी मंच उपलब्ध करवाने के लिए भी सार्क की स्थापना की गई है। लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ सार्क के अपने कुछ सिद्धांत भी हैं, कुछ नियम एवं शर्तें हैं, जिनका पालन करते हुए ये सभी देश सार्क को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके सिद्धांतों में सबसे पहले तो यह बात कही गई है कि जैसे कि इन देशों के आपसी संबंध है, तो उन संबंधों को देखते हुए यह बात सबसे पहले रखी गई है कि जब भी सार्क का शिखर सम्मेलन होगा तो उसमें इन देशों के द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाया जाएगा। अर्थात अगर किन्हीं दो देशों का आपसी मामला है, जैसे कि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच ही कश्मीर का विवाद है, तो जब भी सार्क का सम्मेलन होगा तो उसमें कश्मीर के विवाद को नहीं उठाया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सिद्धांत यह है कि सार्क के जो शिखर सम्मेलन होंगे वो हर वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, लेकिन वो शिखर सम्मेलन सभी सदस्यों की आम सहमति से ही आयोजित किया जाएगा। अगर उसमें एक भी सदस्य अपनी सहमति प्रकट नहीं करता है तो इसका शिखर सम्मेलन नहीं होगा। इसी प्रकार से इन देशों के केवल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के लिए ही इसके मंच पर वार्ता की जाएगी, लेकिन ये सारे के सारे देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ ही एक दूसरे की प्रभुसत्ता का, क्षेत्रीय अखंडता एवं एकता का सम्मान करेंगे तथा इस प्रकार का कोई भी कार्य सार्क के मंच से नहीं होगा जिससे कि इन देशों में आपसी मनमुटाव और वैर भाव को बढ़ावा मिले। ये केवल अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सार्क के सम्मेलन को आयोजित करेंगे। तो इन शर्तों और उद्देश्यों को देख लेने के पश्चात आइए देखते हैं कि सार्क के कौन कौन सी कार्य समितियां हैं, कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके शिखर सम्मेलन आते हैं। सार्क के शिखर सम्मेलनों का वर्णन आर्टिकल 3 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि सार्क का हर वर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें इन राष्ट्रों के अध्यक्ष भाग लेंगे, लेकिन अगर
एक भी राष्ट्र सम्मेलन के पक्ष में नहीं है तो वह आयोजित नहीं किया जाएगा। और इन शिखर सम्मेलनों में ये सभी राष्ट्र अध्यक्ष इन राष्ट्रों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे तथा किस प्रकार से इसके हितों को पूरा किया जा सकता है, इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसका जो दूसरा अंग है वह है मंत्री परिषद, जिसका वर्णन आर्टिकल 4 में किया गया है। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी और यह बैठक 6 महीने में एक बार होगी। अगर संभव नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने में आयोजित की जाए, इसे 1 वर्ष में भी आयोजित किया जा सकता है। इसका अगला अंग है स्थायी समिति, जिसका वर्णन आर्टिकल 5 में किया गया है। और इस स्थायी समिति में इन देशों के जो राष्ट्रीय सचिव है उनका सम्मेलन किया जाएगा। वो सारे मिलकर के इन क्षेत्रों के बारे में नए नए अनुसंधान तथा सहयोग के नए क्षेत्र की खोज करेंगे तथा इनकी समस्याओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसका अगला अंग है सचिवालय। सार्क का एक सचिवालय होगा जिसकी स्थापना नेपाल की राजधानी काठमांडू में की गई है और इसका वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। जो सचिवालय है यह इन सभी राष्ट्रों के मध्य में एक तालमेल बिठाने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा यह इनको एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाएगा जिस पर ये सभी अपने सभी गिलो शिकवों को भुला करके तथा इस क्षेत्र की उन्नति के लिए प्रयास करने के लिए एकजुट होंगे तथा ये जो सचिवालय है यह उनमें एक सामंजस्य के केंद्र का कार्य करेगा। अगला अंग है कार्य समितियां। कार्य समितियों का वर्णन आर्टिकल 7 में किया गया है। इन समितियों का उद्देश्य होगा सार्क के सभी कार्यों को अंजाम देना। और इसके अलावा अगले अंग में हम शामिल कर सकते हैं तकनीकी समितियां। तकनीकी समितियों का वर्णन आर्टिकल 6 में किया गया है। ये तकनीकी से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करेगी। इसके अलावा वित्तीय प्रबंध आते हैं। वित्तीय प्रबंध का जो मामला है वो सभी सदस्य राष्ट्रों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है कि कोई भी जो राष्ट्र है, कोई भी सदस्य देश है, वह अपनी क्षमता के आधार पर इसमें वित्तीय अंशदान दे सकता है। जैसा कि भारत इस समय 32% अंशदान दे रहा है, जबकि जो पाकिस्तान है वह 25% दे रहा है और मालदीव का जो भूटान है वह केवल 5% का अंशदान दे रहा है, 5% का अंशदान दे रहे हैं, जबकि अन्य सदस्य देश इसमें 11% का अंशदान दे रहे हैं। इस प्रकार से ये सदस्यों की इच्छा के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। तो ये सभी मिलकर के सार्क का कार्य संचालन के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जो सार्क के सभी कार्यों को अंजाम देती हैं। साथ ही साथ और भी संस्थाओं की स्थापना की जा रही है, जैसे कि भारत में एक सार्क यूनिवर्सिटी अर्थात सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान है वहाँ पर सार्क के लिए एक फूड बैंक की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन अब हम यह देखते हैं कि सार्क ने कितनी उन्नति की है, कितनी प्रगति की है। देखिए, अब तक सार्क के टोटल 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, जबकि इसकी स्थापना को 36 वर्ष हो गए हैं। अर्थात 36 वर्षों में सार्क केवल 18 कदम ही चल पाया है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि सार्क अन्य क्षेत्रीय संगठनों की अपेक्षा बहुत कम उन्नति कर रहा है कि जब शिखर सम्मेलन ही नहीं होंगे तो इन राष्ट्रों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर किस प्रकार से विचार किया जाएगा, उनके समाधान किस प्रकार ढूंढे जाएंगे। अब अगर हम यह देखें कि सार्क की इतनी कम उन्नति होने का क्या कारण है और अब तक
इन देशों के मध्य केवल 5% ही व्यापार को बढ़ावा मिला है, जबकि अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनों का जो क्षेत्रीय सहयोग में जो योगदान है वह 50% से कहीं अधिक है। अभी सार्क के लिए बहुत सोचने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे भी कारण है कि सार्क आखिर इतनी कम प्रगति क्यों कर रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत से कारण कहे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि ये जो सार्क सदस्य हैं इनके बीच में बहुत अधिक विवादित मुद्दे हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जिनके बीच में आपस में विवादित मुद्दे नहीं हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान को ले तो इसमें कश्मीर की समस्या एक मुख्य पॉइंट है। इसी प्रकार से बांग्लादेश के बीच में जो 3 बीघा गलियारा का मामला था वह चल रहा था। इसी प्रकार श्रीलंका से भी भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हमने जब वहाँ पर शांति सेना भेजी थी तब आप सबको पता ही है कि सेना के लगभग अधिकतर सैनिक वहीं पर खत्म हो गए थे। इसी प्रकार से जो भूटान और नेपाल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। इन देशों के बीच में कोई आम समस्या नहीं है। तो इन देशों के बीच में विवादित मुद्दे होना इसकी तरक्की को रोकने का एक कारण है। इसके शिखर सम्मेलन भी इसी प्रकार से आयोजित नहीं हो पाते हैं। इसका 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल में हुआ था, लेकिन इन देशों में आपसी इतना अविश्वास है, इतनी समझ की कमी है कि पाकिस्तान जब नेपाल में इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने गया तो वो भारत के रास्ते नहीं होकर के बल्कि एक लंबे रास्ते होकर के, जो कि चीन से होकर के गुजरता था, वहाँ होकर के उसने इस सम्मेलन में भाग लिया और उसके बाद से 19वां शिखर सम्मेलन अभी आयोजित नहीं किया गया है। तो यह इन राष्ट्रों के बीच में एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा इन देशों में विविधताएं बहुत अधिक मौजूद हैं। जैसा कि हमने बताया कि इनमें शासन व्यवस्था भी एक जैसी नहीं है। कहीं लोकतंत्र है, कहीं सैन्य तंत्र है, तो कहीं राजतंत्र है। इस प्रकार से इनकी राजनीतिक प्रणाली के एक जैसे न होने के कारण इन देशों को आपस में एक दूसरे को समझने में दिक्कतें आती है। लेकिन धीरे धीरे इनकी यह समस्या अब समाप्त होती जा रही है। और तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि भारत की सबसे मजबूत स्थिति, इन देशों के बीच में जो भारत की स्थिति है वह अत्यधिक मजबूत है। भारत एक बिग ब्रदर की भूमिका में है और ये सारे के सारे देश हैं किसी तरह से भारत के प्रति एक नकारात्मक रवैया रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे भारत इनको हड़प जाएगा। जब एक साझे बाजार की व्यवस्था की बात की जाती है तो इनको बड़ा डर लगता है कि नहीं, जैसे कि भारत इनके पूरे के पूरे बाजार को हड़प जाएगा। तो इनमें आपसी समझ और विश्वास की भी कमी है। साथ ही भारत का एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरना, भारत ने शीघ्र ही परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया, जिससे इन देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई। हालांकि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न बन गया था, उसने भी कदम साझा कर लिए थे, लेकिन अन्य देशों में अभी भी भारत की तरफ से एक असुरक्षा की भावना है। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट हम यह भी कह सकते हैं कि जो महाशक्तियों का प्रभाव है वह भी सार्क को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी चीन के साथ तो कभी अमेरिका के साथ मित्रता स्थापित कर रहा है और अपने द्विपक्षीय मामलों में वो इन महाशक्तियों का सहारा ले रहा है, जिसके कारण भी इसकी तरक्की नहीं हो पा रही है। और इन देशों में आपसी चेतना का भी अभाव है। इतनी बाद में इन्होंने सार्क की स्थापना की और अब भी सार्क सही प्रगति नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चेतना का भी अभाव है। इसी प्रकार से इन देशों में जो आपस में जो माल निर्यात करते हैं उस माल में समानता होती है, क्योंकि सभी देश लगभग एक जैसे माल का उत्पादन करते हैं, जिससे माल के व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जैसे कि भारत भी चाय का विक्रेता है तथा श्रीलंका भी चाय का विक्रेता है, तो इनके व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एक यह भी कारण बताया जा सकता है कि इन देशों को अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनों की तरह से विकसित देशों का सहारा नहीं मिल पाया है। जैसे कि आसियान में चीन, अमेरिका, जापान जैसे जो राष्ट्र हैं वो पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं तथा उनके विकास में अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं, अपने सुझाव भी प्रदान करते हैं। तो सार्क के पास अभी इस प्रकार की बातों का अभाव है। साथ ही सार्क के देशों में एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं है, क्योंकि विश्वास की कमी के कारण ही
पाकिस्तान ने चीन के रास्ते नेपाल के शिखर सम्मेलन को अटेंड किया। इसी प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। तो जब आपस में इनके सदस्य देशों में अविश्वास रहेगा, इसके मंच पर वो अपने हितों को साझा नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अन्य देश भारत के बारे में क्या सोचते हैं। अन्य देश सोचते हैं कि भारत की स्थिति सार्क के सभी देशों के मध्य अत्यधिक मजबूत है तथा भारत उनको जो भी सुझाव देता है तो उन सुझावों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं तथा वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं और वो समझते हैं कि इनके सुझाव मानने से इन देशों को कुछ ना कुछ हानि जरूर होगी। नेपाल के राजा महेंद्र ने भी ये कह दिया था कि वो चीन और भारत दोनों से बराबर रूप से संबंध रखेगा। इसी तरह से जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने भी कहा था कि हमें अपने पड़ोसियों से खतरा है। उसका स्पष्ट संकेत भारत की तरफ ही था, क्योंकि और पड़ोसी देश से तो उसको कोई खतरा हो नहीं सकता था। पाकिस्तान के द्वारा भारत को नियंत्रित और संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गया। अमेरिका के सहयोग से उसने परमाणु शस्त्रों का आविष्कार किया तथा जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उसके पश्चात उसने चीन से भी मित्रता की संधि कर ली। तो पूरे के पूरे शीत युद्ध के दौरान उसने अमेरिका और चीन से हाथ मिलाए रखा, जबकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है। इसी तरह से 1965 में तो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण ही कर दिया और उसने मुंह की खाई। तो भारत के सभी पड़ोसी यही सोचते हैं कि भारत है वो बहुत शक्तिशाली देश है, उसकी अर्थव्यवस्था भी बड़ी तेजी से उभर रही है। एशिया में इस समय जो 3 देश हैं वो महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जैसे कि जापान, चीन और भारत। तो अन्य ये छोटे छोटे देश हैं कि प्रगति से डरे हुए हैं, इन्हें भारत पर विश्वास नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम भारत की सोचें तो भारत शुरू से ही इन देशों के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। भारत की विदेश नीति में पहला पॉइंट यही आता है कि पड़ोसियों से मित्रता। भारत ने कभी भी किसी पड़ोसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया और आवश्यकता पड़ने पर भारत इन सभी देशों की मदद भी करता है। जैसे कि 1950 में भारत ने अपनी सेना में एक गोरखा बटालियन की स्थापना की ताकि नेपाल के सैनिक भी उसमें शामिल हो सके। इसी प्रकार से भूटान जैसे देश में भारत कई प्रकार के विकास कार्यों को अंजाम दे रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत ने अपना 3 बीघा गलियारे का मामला भी सुलझा लिया है। इसी प्रकार से श्रीलंका को कच्चा टीबू द्वीप भी भारत ने सौंप दिया है ताकि इन देशों के साथ भारत के रिश्ते मधुर हो सके। अभी हाल ही में जब कोविड-19 की जो महामारी, कोरोना महामारी चली हुई है, तब भी भारत ने इन सभी सदस्य देशों के साथ 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया तथा इन सब देशों से यह सलाह दी कि ऐसी खतरनाक महामारी के लिए एक साझा फंड की स्थापना की जाए जिससे कोविड-19 जैसी बीमारियों से निपटा जा सके। भारत इन सभी पड़ोसी देशों के बारे में हमेशा इनके हित की सोचता रहा है। भारत का सोचना है कि जब पड़ोस में ही शांति नहीं रहेगी तो विश्व में भी शांति नहीं रहेगी। लेकिन ये देश किसी न किसी तरह से भारत के भाव को समझ नहीं पा रहे हैं, भारत की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अतः अब भारत भी बार बार इन देशों के साथ प्रयास करके शायद थोड़ा सा ऊब गया है। यही कारण है कि भारत ने भी एक नए क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना करने की तरफ ध्यान दिया है और वो है बिम्स्टेक। और इस बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत ऐसे देशों को बाहर रखना चाहता है जो भारत पर विश्वास नहीं करता है तथा भारत को समय समय पर नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम सार्क के बारे में विचार करें तो डियर स्टूडेंट्स, सार्क बेशक से धीमी गति से ही चल रहा है, लेकिन सार्क फिर भी एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है तथा इसमें सहयोग के क्षेत्र पैदा कर रहा है। अभी
मौके हैं, अवसर हैं कि इन देशों को सार्क में सहयोग देना चाहिए तथा इन क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना चाहिए, क्योंकि सार्क एक बड़ी आबादी का नेतृत्व करता है और जब तक इतनी बड़ी आबादी का ठीक ढंग से विकास नहीं किया जाएगा तो ये विश्व के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी सदस्य राज्यों, इन सभी सदस्य देशों को चाहिए कि वे अपनी ओर देखो की नीति का त्याग करें तथा यह सोचें कि इन सब के आर्थिक विकास के लिए केवल सार्क ही एक मार्ग है। अगर ऐसा सोचेंगे तो निश्चित रूप से सार्क तरक्की करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।